लास्ट क्लास में हम लोग हेलो अल्केन का प्रिपरेशन पढ़े थे। आज हम लोग उसका प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसमें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो हेलो अल्केन में देखिए CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F, सब में CH3 ग्रुप कॉमन है। इसमें आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन और इसमें फ्लोरीन है। तो आयोडीन का मोलर मास ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रोमीन का होगा मोलर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन का मोलर मास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इस वाले ग्रुप में सब में हेलोजन ग्रुप क्लोरीन है, लेकिन इसमें एक कार्बन वाला ग्रुप है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास इसका हुआ, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। उसके बाद थर्ड वाले का होगा, फिर सेकेंड वाले का, उसके बाद फर्स्ट वाले का। अगर सेम हेलोजन एटम देखें हम लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है, साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और अगर आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स देखेंगे तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का। तो जैसे जैसे ब्रांच को बढ़ाएंगे सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स में देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांच है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का हो गया, फिर सेकेंड वाले का, देन थर्ड वाले का। अब हम लोग हेलो अरेंज में देखते हैं। तो ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन है, लेकिन एक में आयोडीन है, सेकेंड में ब्रोमीन है, थर्ड में क्लोरीन है। तो आयोडीन का मोलर मास ज़्यादा होता है ब्रोमीन से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन वाले का होगा, फिर क्लोरीन वाले का होगा। आइसोमेरिक डायहाइड्रोजन कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका, जैसे ऑर्थो पोजीशन पे 2 क्लोरीन ग्रुप एक दूसरे से, ये मेटा पे और ये पारा पे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है उसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे। तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा थर्ड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, देन सेकेंड वाले का। अब सॉल्युबिलिटी, तो हेलो अल्केन्स जो होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। रीजन ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए वो वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। डेंसिटी Ri का ज़्यादा, उसके बाद Rbr का, देन RCl का। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है, जब 2 मॉलिक्यूल्स पे चार्ज हो, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, और दोनों सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, तो उसका डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़े थे, Q×D। Q चार्ज हो गया और D हो गया दोनों के बीच का सेपरेशन। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है CH3Cl का, उससे कम होता है CH3F का। रीजन इसका साइज स्मॉल होता है, जिसके कारण CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, उसके बाद CH3F का, फिर CH3Br का, देन CH3I का। यहाँ पर डायपोल मोमेंट में हम लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला μr इक्वल टू होता है अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो एंगल जितना स्मॉल होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस दोनों के बीच का एंगल सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट फर्स्ट वाले का हो जाएगा। इसके बीच का डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा है एंगल, और इससे इसका एंगल ज़्यादा है, इससे इसका डायपोल मोमेंट इसके बाद होगा, और इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो फर्स्ट वाले का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड वाले का, देन थर्ड वाले का। यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 ही होगा, है ना। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उस रिएक्शन को बुलाया था SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट उसी का बनेगा, उसी कंपाउंड का बनेगा जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, वही SN1 को फॉलो करेगा। SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के साथ न्यूक्लियोफाइल के सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोला जाता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है। SN2 रिएक्शन उसमें होगा जिसका इंटरमीडिएट मतलब जिसका कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए SN1 रिएक्शन के लिए ये है CH3C CH3Br, और ये एक न्यूक्लियोफाइल्स है। अगर यहाँ से C और Br का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बन 3 डिग्री है।
अब 3 डिग्री कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 3 डोनर एटम है, CH3 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 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये SN1 को फॉलो करेगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा पहले, फिर OH माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा, सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो SN1 जो है, SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, अगर 3 डिग्री है हेलो एल्केन, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री वाला होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन केटायन ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री वाले से, 2 डिग्री वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री वाला। अगर हम लोग एराइल हैलाइड्स देखें, एलाइल देखें और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देखें, तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन हटता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल दोनों बनता है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इस पर माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर ये ऐसे ब्रेक होगा, माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, प्लस हो गया, फिर ये ब्रेक इस तरह से होगा, तो जैसा स्ट्रक्चर था वैसा बन जाएगा। यहाँ रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर अगर हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ये जब टूटेगा तो मान लेते हैं इस पर मान आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ रेजोनेंस होगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे, तो प्लस माइनस क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ और यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा है और उसके बाद इसमें हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा SN1 जो फॉलो होगा पहले इसमें होगा, उसके बाद इस वाले ग्रुप में होगा, बेंजाइल में, फिर एलाइल में, देन 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। SN1 रिएक्शन में बताया, SN2 में बताया कि इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर Cl जो है, ये Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और OH का न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोला, दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहा है, Cl बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और OH बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहाँ पे कंपाउंड बन गया, तो SN2 उसमें होगा जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा, मतलब जो SN1 का ऑर्डर था उसका रिवर्स हो जाएगा SN2 का ऑर्डर, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पहले 1 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 3 डिग्री में होगा। SN2 का ये ऑर्डर हो गया। देखिए उसके बाद एलाइलिक देन बेंजाइलिक, मतलब जो SN1 था उसका रिवर्स होगा SN2। अब इस यहाँ क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन, इसमें से कौन SN1 में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ जिस कार्बन से वो कार्बन 3 डिग्री है, और यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ जिस कार्बन से वो कार्बन 2 डिग्री है। हम लोग को पता है कि SN1 का ऑर्डर 3 डिग्री में ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री में, तो SN1 इसमें होगा। SN2 का पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे लगा हुआ आयोडीन ग्रुप और यहाँ पे लगा हुआ क्लोरीन ग्रुप, दोनों 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, साइज लार्ज होने के कारण बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो SN2 फॉलो होगा इसमें। उसके बाद इस वाले में बताना है ये किसमें SN1 होगा, तो यहाँ पर जो कार्बन से जिससे कनेक्टेड है वो कितना डिग्री है आपका, 1 डिग्री है, और ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितना डिग्री है आपका, 2 डिग्री है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, तो ये वाला होगा, SN1 फॉलो होगा इसमें। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, अगर हम लोग हेलो एल्केन का रिएक्शन AgOH के साथ कराएंगे तो AgH रिमूव हो जाएगा और ROH ग्रुप बन जाएगा, ये है ना। CH3 CH2 Br AgOH है तो Ag पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस, Br पे माइनस होगा, AgBr रिमूव होगा, OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। हेलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH से करवाएंगे तो K पे प्लस चार्ज, X पे माइनस चार्ज, KX रिमूव होगा, ROH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो एक्वस KOH के साथ भी क्या होगा, KBr रिमूव होगा और CH3 CH2 OH का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम लोग एक्वस KOH की जगह एल्कोहलिक KOH ले लें, तो एक्वस KOH की जगह एल्कोहलिक KOH लेंगे तो वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलवेज पूछता है, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में क्या होगा। तो एक्वस KOH में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी एल्कोहलिक KOH देगा तो OH हो गया यहाँ पे बेस, वो क्या करेगा, एक जगह से हाइड्रोजन, यहाँ से Br रिमूव होगा, इसके बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 CH2 प्लस HBr। अब यहाँ देखिए कन्वर्ट, क्वेश्चन है कन्वर्ट इथीन टू इथेनॉल, इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो ये है आपका इथीन, इसका रिएक्शन HBr से कराएं तो क्या होगा। अब ब्रोमीन को आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो और यहाँ पे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्केन है, तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो गया। फिर इसका रिएक्शन एक्वस KOH से करवाएंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2
और यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा OH। अब यहाँ पे देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हमको बनाना है, यहाँ पे बनाना है प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल, प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे प्रोपीन CH3 CH CH2 है, प्रोपेनॉल मतलब OH ग्रुप लगाना है किस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो OH ग्रुप लगाने के लिए पहले हैलोजन लगाना होगा फर्स्ट कार्बन पे। तो हैलोजन में Br ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे तभी लगेगा जब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्लस चार्ज उस कार्बन पे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्लस चार्ज उस कार्बन पे बनता है डबल बॉन्ड कार्बन पे जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होता है। तो यहाँ पर अगर मार्कोनिकॉफ रूल को देखें तो प्लस चार्ज यहाँ पे बनता, तो ये माइनस Br जो है यहाँ पे आके अटैच होता, और तब एक्वस को H लगाते तो OH ग्रुप इस पोजीशन पे लग जाता है। लेकिन हम लोग को बनाना क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब ये बनाना है प्रोपेन 1 ओल। तो प्रोपेन 1 ओल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए हम लोग पेरोक्साइड यूज करते हैं, पेरोक्साइड HBr, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया, फिर एक्वस के यूज किए तो क्या हुआ, यहाँ से Br हटेगा और OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। उसके बाद है आपका प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ओल, तो ये तो इजी है, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल बनाना तो HBr के यूज कीजिए विदाउट पेरोक्साइड, तो क्या होगा Br ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। फिर एक्वस के यूज डालेंगे तो OH ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन करवा दिया गया, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल भी और प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल भी। नेक्स्ट है आपका एल्कोक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इसको कहा था विलियमसन सिंथेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हेलो अल्केन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सोडियम और पोटेशियम एल्कोसाइड के साथ, तो क्या बनता है आपका ईथर बनता है। तो RX ग्रुप हो गया, सोडियम एल्कोसाइड हो गया, सोडियम एल्कोसाइड में Na पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज होगा, तो NaX ग्रुप रिमूव हो जाएगा, O पे जो माइनस चार्ज है वो R के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ROR। ये हो गया आपका ईथर फॉर्मेशन। नेक्स्ट C2H5Br है, OCH3 है, Br पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें जो होता है ये भी SN2 को फॉलो करता है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करेगा। तो Br बॉन्ड जिस समय ब्रेक हो रहा होगा उसी समय O के साथ C2H5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। SN1 में जो होता है न्यूक्लियोफाइल वो फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है, मतलब वहाँ रिटेंशन भी होता है, इन्वर्सन भी होता है। लेकिन SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैक साइड से अटैक कर पाता है, क्योंकि फ्रंट साइड में उस समय Br बॉन्ड का ब्रेक, ये Br बॉन्ड उस समय ब्रेक हो रहा होता, तो ये खाली तो जगह नहीं होता फ्रंट वाला, इसलिए जब भी SN2 होगा तो ऑलवेज वहाँ पे इन्वर्सन होगा। जबकि SN1 में रिटेंशन भी पॉसिबल है और इन्वर्सन भी, क्योंकि SN1 में पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब देखिए हेलो अल्केन का रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसियन और एजीसीएन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जब हेलो अल्केन का रिएक्शन केसियन के साथ में कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एजीसीएन के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। केसियन जो है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर सीएन जो होता है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सीएन में कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी। तो कब कौन अटैक करेगा, अगर हम लोग केसीएन लिए तो के जो है सी के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड के कारण ये कार्बन फ्री होता है अटैक करने के लिए, तो के साथ एक्स रिएक्ट कर जाएगा, आर के साथ सी अटैच कर जाएगा। सीसी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेयर टू सीएन बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे कार्बन अटैक करता है आर पे और बन जाता है आरसीएन। यही रिएक्शन अगर हम लोग एजीसीएन के साथ कराए तो एजी और सी के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बन फ्री नहीं होता अटैक करने के लिए, वहां अटैक करता है नाइट्रोजन, तो वहां बनता है आइसोसाइनेट्स। तो ये क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में पूछा जाता है, रीजन में पूछा जाता है, केसीएन के साथ आरसीएन और एजीसीएन के साथ आरएनसी क्यों बनता है। तो आंसर क्या होगा, केसीएन में आयनिक बॉन्ड होता है, कार्बन फ्री होता है अटैक करने के लिए, तो आरसीएन बन गया। ऐसे भी आर बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन में ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू आरएन बॉन्ड। सेकेंड वाले में क्या होता है, एजीसीएन के बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण एजी और सी के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो कार्बन फ्री तो है नहीं अटैक करने के लिए, तो अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, इसलिए वहां पे आरएनसी बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड टू अमाइड। अब आरसीएन का रिएक्शन वाटर के साथ कंसंट्रेटेड HCl के साथ प्रेजेंस में कराएंगे तो बन जाएगा एमाइड ग्रुप। इस एमाइड ग्रुप का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कन्वर्ट होगा एसिड में, और साइनाइड को रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C+H में। मतलब साइनाइड से हम लोग एमाइड भी बना सकते हैं और साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। अब इसी साइनाइड का अगर रिडक्शन कर दें तो इससे अमाइंस बन जाएगा। जैसे रिडक्शन किए सोडियम अल्कोहल के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, RCH2NH2 अमाइंस ग्रुप बन गया। तो साइनाइड से हम लोग अमाइड्स बना सकते हैं, उसके लिए कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, डाइल्यूट HCl लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसका रिडक्शन कराएंगे तो अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए।
अब सेम रिएक्शन है, इस बार रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग KNO2 के साथ, तो सेम रीजन है। यहाँ भी ये ONO ग्रुप जो होता है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑक्सीजन के पास भी अटैक करेगा और नाइट्रोजन भी अटैक करेगा, दोनों न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। यहाँ आयनिक बॉन्ड है, ऑक्सीजन फ्री है अटैक करने के लिए, तो RONO ग्रुप बन गया। AgNO2 के साथ Ag और O के बीच क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन फ्री अटैक करने के लिए तो वहाँ NO2 ग्रुप बन जाएगा। RX AgNO2 के साथ RNO2 बन गया, और यही रिएक्शन KNO2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है RONO, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री नहीं होता अटैक करने के लिए। अब एमाइंस ग्रुप से रिएक्शन, NH3 ग्रुप है, CH3Br है, यहाँ से क्या होगा HBr रिमूव होगा और नाइट्रोजन ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया अमाइंस ग्रुप। सेम यहाँ एक हाइड्रोजन है, HBr रिमूव होगा, ये बन गया CH3 हो गया, कितना 3 डिग्री अमाइंस हो गया है ना, और ये वाला क्या है आपका 1 डिग्री अमाइंस है। यहाँ पर CH3Br है, CH3 पे प्लस आ जाएगा, इसके पास लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NCH3 प्लस और Br माइनस में। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप, जब हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन RX ग्रुप के साथ कराएंगे तो AgX बाहर चल जाएगा और इस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, CH3COOAg प्लस BrCH2 OAg, Ag पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे माइनस चार्ज AgBr रिमूव होगा, CH3CO C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका रिएक्शन हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कीनाइड्स के साथ कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा NaX ग्रुप रिमूव होगा और RC ट्रिपल बॉन्ड Cr बन गया। मतलब हम लोग लोअर अल्केन से हायर ग्रुप, मतलब लोअर ग्रुप से हायर ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम अल्कीनाइड ग्रुप से। यहाँ क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे CH3CH2Br है, NaC ट्रिपल बॉन्ड से CH3 है, तो Na पे पॉजिटिव Br पे नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस के साथ माइनस वाला बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, NaBr रिमूव हो जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मर्केप्टाइड ग्रुप, SR ग्रुप को मर्केप्टाइड ग्रुप बोला जाता है। जब RX का रिएक्शन NaSR से कराएंगे तो X पे क्या आ गया माइनस चार्ज, इस पे क्या पॉजिटिव, प्लस माइनस रिमूव हो जाएगा, RSR बन जाएगा। इसका रिएक्शन के लिए C2H5 और OH और H2O यूज करेंगे। सेम रिएक्शन Na2S यूज किए तो क्या हो गया 2NX ग्रुप बाहर जाएगा और RSR थायोईथर बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं उसको कैसे चेक करते हैं। ये है अनपोलराइज्ड लाइट, जब इसको निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब हो गया लाइट हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। जब इसको निकोल प्रिज्म से पास करवाए तो लाइट का वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में फिक्स हो गया, जिसको बोला था पोलराइज्ड लाइट। अब इस पोलराइज्ड लाइट को जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करवाया जाएगा तो या तो ये राइट साइड रोटेट होता है या तो लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड रोटेट होगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाएगा, और अगर ये लेफ्ट साइड रोटेट होता है तो इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। कोई चीज लिखा हुआ है इसमें ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। ऑप्टिकल आइसोमर किसको बोलेंगे, जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली इन द बिहेवियर जो होगा वो पोलराइज्ड लाइट की तरफ चेंज होगा। अगर राइट साइड रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो, तो अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा तो लिबो रोटेटरी। अब देखिए रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिबो। जब हम लोग डेक्स्ट्रो और लिबो का इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। डेक्स्ट्रो क्या कर रहा है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, लिबो लेफ्ट साइड। तो एक जितना राइट रोटेट करेगा दूसरा उतना लिबो जो है उसको लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो ये कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमर के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, कायरल सेंटर के लिए सबसे पहला कंडीशन कि कार्बन को होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और कार्बन से जो ग्रुप अटैच्ड है वो सारा का सारा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये वाला कार्बन को देखिए, यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, 1 2 3 और इधर लगा हुआ CH2, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये हो गया कायरल सेंटर। लेकिन ये कार्बन कायरल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन से जो चारों ग्रुप लगा होना चाहिए वो सबका सब डिफरेंट होना चाहिए तभी कायरल होगा।
तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन पे ये है CH3, ये है H, ये OH और C2H5, सबका सब डिफरेंट है इसलिए कायरल होगा। ये कार्बन कायरल नहीं होगा, ये कार्बन कायरल नहीं होगा। sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, लेकिन इससे जो ग्रुप लगा हुआ है वो सबका सब आइडेंटिकल है। सिमिलरली यहाँ पर sp3 कार्बन है, ये CH3 है, ये H है, COOH है, Br है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका कायरल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस वाले ग्रुप में ये कार्बन देखिए यहाँ पे लगा हुआ CH2 ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ CCl ग्रुप, तो दोनों ग्रुप अलग अलग हुआ कि नहीं, ऊपर Br नीचे C, इसलिए ये वाला भी कायरल हो जाएगा। और ये भी कायरल होगा, इधर Cl है, इधर CH Br है और इधर CH2 है, तो ये अलग अलग ग्रुप हो गया, इसलिए ये वाला कायरल कार्बन है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम लोग यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला थोड़ा देख लेते हैं ताकि हम लोग पता कर सके कि कौन इनहेंसियोमर है कौन डायस्टियोमर है। ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज ये बना, तो जब एक एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर होगा तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालने सीखेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोला जाता है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहला रूल्स क्या है कि जितना भी कार्बन से जो ग्रुप अटैच्ड है सबको नंबरिंग कर लीजिए, सबका नंबरिंग करेंगे, वो बेस्ड होगा उसके एटॉमिक नंबर पर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको 1 देना है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का पोजीशन 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। अब क्या करना, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए। तो 1 से अगर 3 गए 2 होते हुए तो ऐसे जाना होगा, ठीक है। 1 से 3 गए 2 होते हुए तो हमको कैसे जाना पड़ा, क्लॉकवाइज। एक टर्म यहाँ पे याद रखिएगा VCR। VCR का मतलब क्या है, अगर लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे है, लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल पोजीशन पे है, और हम लोग चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा R। इसी में होता VACS, इसका मतलब लिस्ट पोजीशन वाला ग्रुप वर्टिकल है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या होगा S। तो एक ही टर्म याद रखिए VCR, उसका अपोजिट समझ जाइएगा S, और दूसरा याद रखिए HCS। हॉरिजेंटल लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर हॉरिजेंटल है क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S। यहाँ पे देखिए लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल में, चले कैसे हम लोग क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा R, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया R। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा है R से S, S से R, तो मतलब क्या है, वो इनहेंसियोमर है, और इनहेंसियोमर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका नंबर हो जाएगा 1, इसका नंबर हो जाएगा 2, इसका नंबर हो जाएगा 3। अब 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, तो 1 से 3 2 होते हुए जाएंगे तो इस तरह से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज गए। वर्टिकल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, H। वर्टिकल ग्रुप लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल में क्लॉकवाइज चले तो R, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये क्या हो गया S। तो ये कॉन्फ़िगरेशन R है और ये कॉन्फ़िगरेशन S है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये, है ना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसको हम लोग इनहेंसियोमर भी बोलते हैं। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करके देखिएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो पार्ट 3 में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।